Assalamualaikum adab. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिंड्रोम के बारे में जो मेल और फीमेल दोनों ही पार्टनर में होता है। मेल में इसके इंसिडेंस ज़्यादा होते हैं, फीमेल में उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। फीमेल में बहुत ही कम होते हैं, लेकिन मेल में ज़्यादा होते हैं। कितने होते हैं डिटेल में अभी हम आगे बताएंगे आप लोगों को। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसको हम लोग कैलमैन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो ये कैलमैन सिंड्रोम बेसिकली होता क्या है, इसकी वजह से क्या क्या परेशानियाँ होती हैं और हम क्यों बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, ये सारी चीज़ें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। कैलमैन सिंड्रोम बेसिकली जिन लोगों में होता है तो उन लोग जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये जब पैदा होता है इंसान तभी से उसके अंदर होता है, लेकिन नौजवानी की हालत में, नौजवानी के आलम में ये चीज़ें कंफर्म हो पाती हैं कि इसके अंदर कैलमैन सिंड्रोम है। लेकिन चूँकि आम तौर पे जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उस वक्त इन सारी चीज़ों पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, इस वजह से उस वक्त पता नहीं चल पाता है। लेकिन जिस वक्त सेकेंडरी जो है सेक्सुअल जो अलामतें होती हैं बेसिकली, है ना, कैरेक्टरिस्टिक जो होती हैं, वो जब डेवलप नहीं हो पाती हैं सही से, तो उस वक्त इसकी तरफ जहन जाता है। तो आम तौर पे जब बच्चा पैदा होता है, अगर हम मेल बेबी की बात करें तो वो जब पैदा होता है तो उसमें जो है कहते हैं कि जो उसका पेनिस होते हैं ना, वो बहुत छोटा होता है, माइक्रो पेनिस बोलते हैं उसको। और एक तो ये कि पेनिस जो है बहुत छोटा होता है, दूसरा ये कि उसके टेस्टिस जो होते हैं वो अनडिसेंडेड होते हैं, है ना। ये आगे चल कर के डिसेंड नहीं हो पाते, आगे चल कर के भी वो नीचे नहीं आ पाते हैं, बल्कि वो अनडिसेंडेड ही रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इसका साइन होता है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि इसको कहीं ऐसा तो नहीं है कि कैलमैन सिंड्रोम है इसको, है ना। कैलमैन सिंड्रोम बेसिकली मेल में जो है हम डिस्कस इस वजह से कर रहे हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इनफर्टिलिटी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा होती है। जिन लोगों में कैलमैन सिंड्रोम हो जाता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, फिर उसके अंदर फर्टिलिटी इश्यूज़ होते हैं। और फिर वो अगर मेल के अंदर हो जाता है तो फीमेल पार्टनर को कंसीव करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है और वो फीमेल पार्टनर को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता है, मतलब उसके लायक नहीं होता है वो। तो एक तो ये, दूसरा ये कि अगर फीमेल पार्टनर में कैलमैन सिंड्रोम हो जाता है तो वो कंसीव नहीं हो पाती है ना। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में जानना, समझना, और आप लोगों को इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट यहाँ पर आते हैं, वो डिस्कस करते हैं कि हमें इस तरह की परेशानियाँ हैं और छोटी छोटी इश्यूज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। हालांकि उनको देख करके ऐसा लगता है कि एक मर्तबा इसके बारे में देखिए कि जिन लोगों में कैलमैन सिंड्रोम डेवलप हो गया, जिन लोगों में इस तरह के इश्यूज़ हो गए कि वो इतना अच्छा कोई ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं है इसका, है ना। कैलमैन सिंड्रोम है अगर आपको तो फिर आपके अंदर क्या है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती हैं आपको, है ना। यही सारी चीज़ें ऑप्शंस कुछ अवेलेबल हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह आपके चलाए जाते हैं। इसी के थ्रू आपका ट्रीटमेंट अगर हो पाता है तो हो पाता है, अदरवाइज़ कोई इतना अच्छा ट्रीटमेंट कैलमैन सिंड्रोम का अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो कैलमैन सिंड्रोम से बेसिकली होता क्या है, एक तो ये कि हम बात जो कर रहे हैं वो इनफर्टिलिटी की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि इनफर्टिलिटी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत सारे पेशेंट में इसकी वजह से अगर कैलमैन सिंड्रोम है तो फिर इनफर्टिलिटी होगी ही होगी आपको, है ना। ये चीज़ बिल्कुल नोन है। तो इसी वजह से हम आज की इस वीडियो में कैलमैन सिंड्रोम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो कैलमैन सिंड्रोम बेसिकली आपकी समझ में आ गया कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से या फिर किसी दूसरे कॉजेज़ की वजह से हमारे अंदर ये सिंड्रोम आ जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, हमारे जीन्स में प्रॉब्लम होती है, जब पैदा होते हैं तभी से ये इश्यूज़ होते हैं, है ना। हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म होता है ना, मतलब कि हाइपोथैलेमस से कुछ ऐसे जो हार्मोन्स हैं सेक्सुअली, जो डायरेक्टली सेक्सुअली जो सेक्सुअल को इम्प्रूव करते हैं आपके, है ना, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को जो इम्प्रूव करते हैं, जो डेवलप करते हैं, वो डायरेक्टली इम्पेयर्ड होते हैं। हाइपोथैलेमस का इशू होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके अंदर
सेकेंडरी जो सेक्सुअल जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो डेवलप नहीं हो पाती हैं। फॉर एग्जांपल आपके फेशियल हेयर नहीं आ पाते हैं ना, आपकी दाढ़ी मोछें नहीं आ पाती हैं, उसके लिए आपको दवाएं करनी पड़ती हैं, तब जा कर के दाढ़ी मोछें आती हैं। फीमेल में क्या इश्यूज़ होता है कि उनको पीरियड नहीं स्टार्ट होते हैं ना, उनको जो है मेंसेस नहीं स्टार्ट होते हैं, उनके जो है जो हेयर्स होते हैं सेक्सुअल जो है हेयर्स होते हैं वो नहीं आते हैं, है ना। मेल में वॉइस उनकी जो है काफ़ी ज़्यादा वैसी रहती है, लड़कियों की तरह उनकी आवाज़ होती है। और सबसे बड़ी अलामत जो होती है वो तो यही होती है कि उनका जो है टेस्टिस जो होते हैं वो अनडिसेंडेड होते हैं, उनका जो पेनिस होता है बहुत छोटा होता है, माइक्रो पेनिस होता है ना। इसके अलावा बहुत सारे साइन और सिम्टम होते हैं इसके। एक बहुत बड़ा कॉमन साइन होता है इसका कि उनके अंदर स्मेल का प्रॉब्लम होता है, मतलब कि वो सूंघ नहीं सकते, मतलब सूंघते तो हैं, मतलब उनको स्मेल नहीं आती है, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये किस चीज़ की स्मेल है, ये किस चीज़ की स्मेल है, ये उनको नहीं पता चल पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा साइन होता है कैलमैन सिंड्रोम का। कैलमैन सिंड्रोम के बारे में मैंने आपको अभी बताया था कि मेल में जो है ये ज़्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। तो मेल में कितना होता है, 30,000 आदमियों में से किसी एक को कैलमैन सिंड्रोम डेवलप होता है। 30,000 लोगों में से किसी एक शख्स को कैलमैन सिंड्रोम होता है, ये इसका जो है इतना होता है। और फीमेल में जो है 1,20,000 फीमेल में से एक को कैलमैन सिंड्रोम होता है। कैलमैन सिंड्रोम 1,20,000 फीमेल में से किसी एक फीमेल को कैलमैन सिंड्रोम होता है। ये इसका इंसिडेंस है कि कितना होता है ना। तो ये आपको समझ में आ गया कि कैलमैन सिंड्रोम जो होता है मेल में कितना होता है और फीमेल में कितना होता है। ये जो साइन और सिम्टम्स हमने आपको बताए हैं वो तो हैं ही, इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके साइन और सिम्टम होते हैं। बोन्स जो है प्रॉपर वे में डेवलप नहीं हो पाती कुछ लोगों में, है ना। बोन्स में जो है एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, कुछ पेशेंट के जो दांत सही से डेवलप नहीं हो पाते हैं, है ना। इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जिससे पता चलाया जा सकता है कि इसके अंदर कैलमैन सिंड्रोम तो नहीं है। अब अगर इस तरह के कोई कैरेक्टरिस्टिक आपके अंदर हैं, अगर कोई ऐसा फीचर आपके अंदर है, आपको लगता है कि आपको सूंघने में परेशानी हो रही है, स्मेल प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहे हैं आप, है ना, तो फिर आपको, या फिर आपके टेस्टिस जो है अनडिसेंडेड हैं, आपके पेनिस का साइज़ जो है वो छोटा है, या फिर आपकी जो वॉइस है वो प्रॉपर वे में जो मेल की वॉइस होती है उस तरीके से नहीं है, फीमेल की वॉइस की तरह आपकी वॉइस है, तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा अपने नियरेस्ट जो अच्छे डॉक्टर्स हैं जो इन सिंड्रोम के बारे में जानते हों, वाकिफ़ हों, वो उनसे आपको कंसल्ट करना चाहिए। देखिए हमने आपको बताया तो कि स्मेल प्रॉपर वे में नहीं कर पाते, बट जिनको ये होता है कैलमैन सिंड्रोम, जिनको होता है उनको पता नहीं चल पाता है, वो डिफरेंशिएट बेसिकली चूँकि बचपन से ही नहीं कर पाते हैं चीज़ों को ना, कि ये गुलाब की खुशबू ऐसी है, इसकी बदबू ऐसी है, ये चीज़ें वो समझ नहीं पाते बचपन से ही, इस वजह से उनको पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर ये इशू है। तो जब उसकी टेस्टिंग कराई जाती है, जब उसकी कुछ जांचें कराई जाती हैं, तब जा कर के कंफर्म हो पाता है कि नहीं, इसको जो है स्मेल डिसऑर्डर है और इसको जो है सही से पता सूंघने की जो तमीज़ होती है बेसिकली वो इनके अंदर नहीं है और इनको वाकफियत नहीं है बदबू से और खुशबू से, है ना। तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ा इशू होता है ऐसे पेशेंट में। जैसे कि बचपन से बच्चा अगर उसको कम दिखाई देता है ना, आई साइट वीक होती है, तो उसको पता ही नहीं चल पाता है बेसिकली कि मेरी आई साइट वीक है, क्योंकि उसको ऐसा फील होता है कि हो सकता है सभी को इतना दिखता हो, हम ही को नहीं। वो ये समझता है कि नॉर्मली इतना ही दूर तक हमको सबको दिखाई देता है, किसी को दूर तक दिखाई नहीं देता है ना, उसकी ये सोच बन जाती है और वो इसी तरीके से अपनी लाइफ को जीता रहता है। लेकिन अचानक जब वो दोस्त मिलते हैं, है ना, वो बातें करते हैं कि वो देखो वो चिड़िया तुमको दिख रही है, वो कहता है नहीं मुझे नहीं दिख रही है ना। फिर वो कहता है कि यार तुम्हें दिख रही है तो मुझे क्यों नहीं दिख रही है, तब जाके के कंफर्म हो पाता है कि इसकी आईसाइट वीक है। फिर वो जाते हैं टेस्टिंग कराते हैं, फिर पता चलता है कि हाँ इतने नंबर का चश्मा इनको लगेगा। तो इसी तरीके से ये सिंड्रोम भी ऐसा ही होता है, ये मतलब साइन भी ऐसा ही है कि ये जो खुशबू और बदबू स्मेल वाला जो है सिस्टम, ये बहुत अच्छे से उस पेशेंट को नहीं पता चल पाता है। जब हम टेस्टिंग कराते हैं तभी ये चीज़ें कंफर्म हो पाती हैं। तो कैलमैन सिंड्रोम बेसिकली ये आप लोगों की समझ में आया होगा कि क्या होता है, और जिन लोगों में होता है उन लोगों में बड़े इश्यूज़ होते हैं और फर्टिलिटी से रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, और उनको जो है कंसीव होने में बड़े इश्यूज़ होते हैं, इतनी आसानी से नहीं हो पाता है। तो
मैनेजमेंट इसका क्या होगा, ट्रीटमेंट क्या होगा, अब जाहिर सी बात है आपके अंदर जो रिप्लेसमेंट थेरेपी जिस तरीके से पॉसिबल होगी वो दी जाती है आप लोगों को। और अगर आपके टेस्टिस जो है अनडिसेंडेड हैं तो उसके लिए सर्जरी फिर रिकमेंड की जाती है। सर्जरी के बाद वो चीज़ें जब नॉर्मल हो जाती हैं तो फिर प्रॉपर वे में देखा जाता है कि हाइपोथैलेमस से वो सारे हार्मोन्स आपके रिलीज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर वो सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा है, LH FSH आपके आमतौर पे ऐसी कंडीशन में हाई मिलते हैं, प्रोलैक्टिन आपका हाई मिलता है, वो सारी चीज़ें आपके जो है कंट्रोल करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो मेडिसिन के थ्रू इसके ट्रीटमेंट की कोशिश की जाती है और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा इससे सपोर्ट दिया जा सकता है इस तरह के पेशेंट को आयुर्वेदिक मेडिसिन के थ्रू, यूनानी मेडिसिन के थ्रू। तो आप लोग ज़रूर एक मतलब कंसल्ट करें अगर इस तरह के इश्यूज़ हैं। तो फिर बाकी ये है कि केल्मन सिंड्रोम एक बहुत मेजर इशू है, जिन लोगों में हो जाता है तो बड़े इश्यूज़ होते हैं, नहीं हो पाता, इतनी अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। और वजह क्या है कि अच्छे डॉक्टर्स के पास लोग पहुंच नहीं पाते हैं, वक्त रहते हुए इधर उधर दिखाते रहते हैं और टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। जब ट्रीटेबल कंडीशन होती है तब तक इधर उधर भटकते रहते हैं, और जब वो बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज़ हो जाते हैं ऑलरेडी, है ना, तब जा कर के वो कहीं अच्छी जगह पर पहुंच पाते हैं, तब उतना अच्छा ऑप्शन नहीं मिलता है ट्रीटमेंट का। इस वजह से आप लोगों को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि स्टार्टिंग में ही आप किसी अच्छे डॉक्टर्स के पास पहुँचें जहां पर प्रॉपर वे में इसका ट्रीटमेंट हो पाए और वो सही से इन चीज़ों से वाकिफ़ हों, तभी इनका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो बाकी ये आप लोग छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के परेशान बिल्कुल भी ना हुआ करें। हमारे पास पेशेंट आते हैं, छोटे छोटे से इश्यूज़ होते हैं, फिर वो कहते हैं कि हम दिल करता है कि जो है बस आत्महत्या कर लें, है ना, खुदकुशी कर लें, हमें लगता है हम ठीक ही नहीं होंगे, इस तरह की बातें करते हैं। देखिए केल्मन सिंड्रोम कितना मेजर इशू है, आप लोगों को तो इतने छोटे छोटे से इश्यूज़ होते हैं, आप लोग उसी में मरने जीने की बातें करने लगते हैं, है ना। देखिए इंसान वाकई कितना घमंडी है, इतने अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, इंसान को हमने सबसे अच्छा बनाया, है ना। तो यही तो समझदारी है, इतने अच्छे हो तो अच्छे होने का सबूत भी देना चाहिए। और छोटी सी परेशानी आती है बस वो फ़ौरन परेशान होने लगता है ना। तो मरने जीने की बातें ऐसे नहीं करनी चाहिए आप लोगों को। आप लोगों को थोड़ा सा सब्र के साथ इलाज करना चाहिए, प्रॉपर वे में सारी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, ट्रीटमेंट सही से करना चाहिए। इंशाल्लाह धीरे धीरे करके ये सारी जो इश्यूज़ आपके अंदर आए हैं ये सब रिज़ॉल्व हो जाएंगे, है ना, ये सारी परेशानियाँ आपकी ख़त्म हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि केल्मन सिंड्रोम के बारे में आप लोगों की समझ में आ गया होगा और आप लोगों को आज की इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।